ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज दिस ब्रांच। ओके, ये जो पार्ट हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट वी आर स्टार्टिंग विद, दिस इज कॉल्ड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। या प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। मतलब देखो, अब तक हमने जो पढ़ा था टिल नाउ, हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल को लेके, है ना, कि लॉज ऑफ मोशन फॉर अ सिंगल पॉइंट मास कैसे डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम लोग आ गए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, फिर हमने डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग जो देखेंगे कि जो किसी भी मटेरियल का, राइट, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो उसका जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होता है, राइट, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम लोग बाहर से देखते हैं या जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का क्या रिलेशन, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। মানে ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টিজ মিন্স যেমন সলিডটা রিজিড হয়, হার্ড হয়। কেন হার্ড হয়? ঠিক আছে। বা একটা রাবার ব্যান্ডকে স্ট্রেচ করলে পরে ইট উইল গো ব্যাক টু দ্য সেম পজিশন, তাই না? কেন? বা when we have say a fluid, okay, যেরকম ফর एग्जांपल गार्डन में हम लोग नो when you water flowers in the garden, तो देखा होगा कि गार्डन पाइप को प्रेस करने से ज्यादा स्पीड के साथ पानी बाहर निकलता है। तो ये जो सारा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, या ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके साथ जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे, उसका क्या रिलेशनशिप, ठीक है। तो दैट इज स्टडीड इन द पार्ट कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो इस जीपीएम जो हम लोग ये जो यूनिट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें डिफरेंट चैप्टर्स है। तो द फर्स्ट चैप्टर इन दिस रिगार्ड इज आवर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में वी विल फोकस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। In this chapter we will try to focus on the property called elasticity, elastic behavior of solids, क्यों होता है, ठीक है, what is the physical explanation behind it, and how we can एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी, मेजर दिस प्रॉपर्टी, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा इलास्टिक है या नहीं है, कैसे मेजर करेंगे, इस नॉलेज को कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑल दिस पॉइंट्स विल कवर इन दिस चैप्टर, राइट। तो जो देखो चैप्टर का बेसिक एकदम पॉइंट है, एकदम स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। फर्स्ट हम लोग इस पॉइंट पे हैं। उस पे आने से पहले देखो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हेन वी डिस्कस अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एकदम बेसिक अगर डिफरेंस सोचे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे डिफरेंट है। गैस में पार्टिकल्स के अंदर बहुत गैप है, सही बात है, बट क्या वो हमें दिखता है क्या? वो तो नहीं दिखता। मतलब फिजिकली हम लोग कैसे समझते हैं? एकदम बेसिक लेवल पे चले जाओ, मान लो एकदम जूनियर क्लास में, कि हम कैसे समझेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है? हवा, पानी, पत्थर, हाँ अच्छा एग्जांपल है हवा, पानी और पत्थर। तो जैसे पत्थर सॉलिड है, सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। सॉलिड्स को हम लोग टच करते हैं तो वो हार्ड लगता है ना? कैसे हार्ड लगता है? प्रेस करने जाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल दे आर रिजिड। लिक्विड्स में देखते हैं कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम है बट कोई फिक्स शेप या साइज नहीं है, ठीक है। और गैसेस में देखते हैं कि ना तो कोई फिक्स शेप है ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम है, किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो उस कंटेनर को वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड गैसेस को हम लोग कंप्रेस करके लिक्विफाई भी कर सकते हैं, राइट। लाइक एलपीजी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं घर पे, वो क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बट बाय अप्लाइंग प्रेशर। बट लिक्विड्स को या सॉलिड्स को प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस करना बहुत इजी नहीं है। देन वी कम टू द फैक्ट, हाँ ये क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन या एटॉमिक कंस्ट्रक्शन, की पार्टिकल्स के बीच का गैप सॉलिड्स में बहुत ही कम है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच का गैप इन केस ऑफ लिक्विड्स थोड़ा ज्यादा है और गैसेस के केस में बहुत ही ज्यादा है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ। तो ये जो आइडिया है, ठीक है, इससे हम लोग एक चीज हम लोग का ध्यान में आता है कि सॉलिड्स रिजिड होता है कि नहीं? सॉलिड्स आर रिजिड, दे हैव अ फिक्स शेप एंड साइज, और हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म नहीं होगा या चेंज इन शेप नहीं होगा। बट क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सॉलिड्स हमेशा ही रिजिड होते हैं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है। सिंपल एग्जांपल लो, रबर बैंड सॉलिड ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेच करोगे तो डिफॉर्म हो जाता है। इरेजर भी डिफॉर्म हो जाता है ना? इरेजर को भी हम लोग डिफॉर्म करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, घुमा फिरा के उसमें छेद बना के मुंह, नाक, कान सब बना देते हैं, है कि नहीं?
और भी सिंपल एग्जांपल्स है, स्ट्रिंग्स, राइट, घर में कपड़े टंगाने का जो रस्सी होता है, रस्सी है, सॉलिड है, बट उसमें जब हैंगर पुट करते हैं तो क्या होता है, बेंड हो जाता है। वैसे ही बीम्स भी बेंड होता है, कर्टन बीम्स जो होता है, कर्टन के लिए हम लोग लगाते हैं ना एल्यूमिनियम रॉड, देखने में रिजिड लगता है, पर देखोगे उसमें भी बेंडिंग होता है, बहुत दिन यूज करने के बाद दिखता है कि थोड़ा सा बेंड हो गया, सैग कर गया। यानी कि कोई भी सॉलिड, दो वी ट्रीट देम एज रिजिड बॉडीज, दे आर नॉट आइडियली रिजिड, या प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी आइडियली रिजिड नहीं होता है, राइट। तो जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि सॉलिड्स कैन बी डिफॉर्म्ड or we can say that any object can be deformed under the action of forces। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म हो सकता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब शेप, साइज, वॉल्यूम, किसी चीज में चेंज आ सकता है। नाउ इफ a material tends to regain the original configuration back when the deforming forces are removed. Deforming forces are removed, then it is said to be elastic, right? Elasticity का मतलब क्या है? Therefore we can say the property of a material, the property of a material by virtue of which it tends to regain, by virtue of which it tends to regain the original configuration on removal of deforming forces is termed as elasticity। ठीक है। ऑन द अदर हैंड देखो, कभी कभी ऐसा भी दिखता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, क्लास में देखा होगा, ठीक है, कभी कभी क्लास चल रहा है और कुछ लोग होते हैं जो दिन भर मुंह का एक्सरसाइज करते रहते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना, कैटल जैसा ग्रेस करते रहते हैं, च्युइंगम होता ना आदत च्युइंगम चबाने का। तो च्युइंगम को देखो, च्युइंगम को हम लोग चबाते हैं, राइट, और आफ्टर च्युइंग द गम व्हेन यू नो इफ यू स्ट्रेच इट एंड कीप इट, तो क्या वो अपने शेप को रिगेन करता है? नहीं करता। इसलिए तो हम लोग च्युइंगम चिपकाते हैं ना। च्युइंगम क्यों चिपका पाते हैं? क्योंकि वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाते, जैसे छोड़ देगा वैसे रह जाएगा। यस और नो? सेम वे सपोज इफ यू टॉक अबाउट क्ले, क्ले जिससे बर्तन बनता है, राइट, तो क्ले में देखोगे पॉटर जो होता है, पॉटर्स व्हील में क्ले रख के घुमाता है तो जैसा रहता है वैसे डिफॉर्म होकर रह जाता है। डज इट गेन द ओरिजिनल शेप बैक? नो। तो इस टाइप का जो हम लोगों का टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, राइट। सो वी कैन से दैट द yeah, we can write like this, that if the object, if the material has no cross tendency to regain the original configuration, tendency to regain the original configuration even upon removal of deforming forces,
then it is said to be plastic, and this property plasticity. तो ऑपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी इज प्लास्टिसिटी, मतलब जो ऑब्जेक्ट ज्यादा इलास्टिक है वो लेस प्लास्टिक है, या जो ज्यादा प्लास्टिक है वो लेस इलास्टिक है, राइट? सो इलास्टिसिटी मींस टेंडेंसी टू रिगेन द कॉन्फ़िगरेशन बैक, प्लास्टिसिटी मींस टू रिमेन इन डिफॉर्म स्टेट, अपने आप को जैसा डिफॉर्म हो गया वैसे ही रहने में कुछ इंटरेस्टेड है, इट विल नॉट ट्राई टू रिगेन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बैक। यहां तक क्लियर? क्लियर भाई यहाँ तक? अब जो क्वेश्चन आता है कि इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी जो भी है इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द फिजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इलास्टिक बिहेवियर ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है? इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग कंसिडरेशन सोच सकते हैं। यू कैन एज्यूम कि देखो किसी भी मटेरियल के अंदर, सॉलिड के अंदर हो या कोई भी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हो, क्या है? पार्टिकल्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एंड यू नो दैट दीज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, they in solids they have some fixed position, है ना? they are located in fixed positions in space, and उनके बीच में क्या है? force of attraction है, right? they are holding each other with some force of attraction. clear हुआ? now if you change the configuration, अगर तुमने दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, कुछ भी किया, तो what will happen? the restoring forces will come into play because they are held to each other with the help of some forces. It is like two balls connected by a spring. तो अगर मैंने एक बॉल को खींचा, क्या होगा? Spring will get extended. It will try to pull the ball back to the initial position. Yes or no? So basically we can say the elastic behavior of materials is because of the force between the particles. ठीक है? इसी चीज को समझने के लिए what we do, we take help of spring ball model of solids. तो उससे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट द ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो इसको समझने के लिए अगर हम लोग सॉलिड्स का बात करते हैं, ठीक है, लेट्स टेक द केस ऑफ सॉलिड्स टू मेक इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो लेट अस कंसीडर, लेट अस फाइंड आउट दैट हाउ द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स वेरीज। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स है तो ऑटोमेटिकली विथ रिस्पेक्ट टू वन वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अदर, है ना? जैसे हमने पहले किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर नीचे मूव करते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर देयर इज सम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लाइक दैट हियर आल्सो वी कैन डिफाइन potential energy of a pair of particles. So suppose I am plotting the potential energy U on the y-axis and the distance between the particles are on the x-axis, right? तो क्या हम लोग यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी फॉर और बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। तो क्या दिखता है कि this graph, potential energy graph, it remains positive, decreases for a certain distance, right? Takes a minimum value, right? Takes a minimum value and then it approaches zero. यानी देखो एक यहाँ पे एक वैली टाइप का बन रहा है ग्राफ में, which shows that at a certain distance, let's call this distance as r0, the potential energy between the particles is minimum, है ना? मिनिमम एंड नेगेटिव। मैंने लास्ट डे बताया था नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? when the one particle is bound by attractive force with the other particle. and potential energy minimum कब होता है? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, यानी कि यहां पे जब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r0 है, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? अब अगर तुमने दोनों पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, either you stretch the object or compress the object, क्या होगा? अगर तुम डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे, सी इन द ग्राफ व्हाट विल हैपन? द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल राइज, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल राइज। अब याद करके देखो हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है du, इट इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, याद है? कंजर्वेटिव फोर्स अगर F है तो du इज माइनस एफ डी एक्स, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? F विल बी इक्वल टू माइनस du बाई dx। तो जैसे ही हम
डिस्टेंस आर को चेंज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, तो यू बढ़ेगा, और जैसे यू बढ़ेगा तो फोर्स क्या बन जाएगा, इफ यू इंक्रीजेस डी dx अगर पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ डी dx क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी द फोर्स विल बी डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, राइट। यानी अगर इक्विलिब्रियम में है, तुमने राइट साइड में खींचा, वो फोर्स क्या करेगा, उसको लेफ्ट में खींचेगा। अगर इक्विलिब्रियम में तुमने लेफ्ट में पुश किया तो क्या करेगा, उसको राइट में पुश करेगा, एंड इट विल ट्राई टू ब्रिंग द पार्टिकल्स बैक टू द नॉर्मल स्टेट, सेम पोजीशन। समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी, right? So what we can say, that in solids the particles are normally maintained at some equilibrium distance. उसी डिस्टेंस को हमने क्या कहा, वी कॉल इट आर जीरो। एनी इंक्रीज or decrease in this distance occurring because of deforming forces changes occurring because of deforming forces changes the separation between the particles, the separation between the particles, resulting in change in their potential energy. Consequently, the forces, storing forces, come into play and tend to pull the particles back to their original positions. Clear? तो दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। अब बोलोगे कि सर फिर क्ले इलास्टिक क्यों नहीं? क्ले में भी तो एटम्स है, उन एटम्स के बीच में तो कुछ फोर्स होता होगा, तो व्हाई इट इज नॉट शोइंग इलास्टिक प्रॉपर्टी? क्योंकि देखो ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है, दे विल टेंड टू रीगेन द शेप, दे विल टेंड टू ब्रिंग द पार्टिकल्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, बट क्या वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच डिफॉर्मेशन यू हैव प्रोड्यूस्ड। तो एवरी मटेरियल का डिफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करने का जो कैरेक्टर है या जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होता है, ओके, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर say nature of the atoms or molecules, difference in their arrangement, what happens कि सभी का कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा और कब तक करेगा या किस डिफॉर्मेशन तक करेगा, ये डिफरेंट होता है। दैट इज व्हाई सम मटेरियल्स हैव मोर इलास्टिक कैरेक्टर बट द अदर मटेरियल्स हैव मोर प्लास्टिक कैरेक्टर। बट अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखें तो इस टाइप का इंटरेक्शन हर मटेरियल में थोड़ा बहुत होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नो मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक एंड नो मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक। कोई मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है, उसके अंदर भी प्लास्टिक कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, फॉर सम डिफॉर्मेशन, और कोई मटेरियल परफेक्ट प्लास्टिक भी नहीं है, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं हो सकता है, राइट। नाउ दिस आइडिया वी कैन रिमेंबर, ओके, दिस कंसेप्ट कैन बी मेमोराइज्ड this concept can be memorized by using the spring ball model of solids. ये जो इलास्टिक बिहेवियर है इसको हम लोग मेमोराइज करने के लिए
याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग मॉल मॉडल का यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग बॉल मॉडल क्या है, देखो सॉलिड्स में यू नो कि द डिफरेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन। तो वो जो डिफरेंट पार्टिकल्स है, एटम्स मान लो, उनको हम लोग एज अ बॉल रिप्रेजेंट करेंगे, और उनके बीच का जो फोर्स है, राइट, विच इज कीपिंग देम इन इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्प्रिंग से, राइट। जैसे मान लो कि अगर मैंने इस एटम, इस सॉलिड को ऐसा सोचा कि सपोज दिस इज वन बॉल, right, this is one ball, and these balls are held together by certain forces, and these forces are like springs. Is that clear? So we can assume that each of the particles of the solid, like the atoms, are like balls, okay? And the force between them, which is holding them in their particular position, they are like springs. तो अगर मान लो मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर बॉल को राइट में पुल किया तो क्या होगा, ये सारे स्प्रिंग्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, they will try to regain their length back. So as a result of that, the ball will be pulled back to the initial position, and that explains कि क्यों इलास्टिसिटी होता है, राइट। इलास्टिसिटी मतलब क्या है, टेंडेंसी टू रिगेन द शेप बैक, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो पूरा फोर्स वाला कंसेप्ट है, वी कैन मेमोराइज इट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल मॉडल, ओके, व्हिच इज नोन एज द स्प्रिंग बॉल मॉडल। क्लियर हुआ यहां तक, अंडरस्टूड? अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चलो हमने ये समझा कि इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी क्या होता है, क्यों होता है, रीजन क्या है, ये सब हमने समझा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो इलास्टिक बिहेवियर है, कोई ऑब्जेक्ट कितना इलास्टिक होगा, कितना प्लास्टिक होगा, हम इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, हाउ विल वी मेजर दिस, राइट, व्हाट इज द मेजर ऑफ हाउ मच द ऑब्जेक्ट हैज बीन डिफॉर्म्ड एंड हाउ मच इलास्टिक इज इट। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स का यूज करते हैं, एंड दीज टर्म्स व्हिच वी विल डिस्कस हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, these are about stress and strain। तो यहाँ पे दो हम लोग पॉइंट्स का बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वन इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड द अदर इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो पहला हम लोग आते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, राइट, व्हाट इज स्ट्रेन। तो देखो मैंने क्या बोला कि फोर्स अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन होता है, राइट। तो वी कैन से दैट स्ट्रेन refers to the fractional change in dimensions of a body under deformation। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं, तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, राइट, लाइक चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये जो रेशियो है, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट strain has no units and no dimensions। समझ में आया, स्ट्रेन का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा। तो स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्लियर हुआ। अब जैसे ही स्ट्रेन हुआ, अगर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा, क्या होगा, वो वापस अपने फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा बोल के। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज स्ट्रेस, राइट। सो व्हाट वी कैन से दैट द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड per unit area
area of cross section of the object of the body is termed as stress. क्लियर हुआ? तो रिमेंबर कि स्ट्रेस जो है इसका जो डायमेंशंस होगा, राइट, स्ट्रेस हैज यूनिट्स एंड डायमेंशंस सेम एज दैट ऑफ, क्या होगा, किस क्वांटिटी के साथ इसका डायमेंशन या यूनिट सेम होगा? सिंपल बात है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, वेयर हैव यू डिस्कस्ड अबाउट फोर्स बाय एरिया? प्रेशर होता है ना? रिमेंबर दैट स्ट्रेस हैज द यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, राइट? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी बोलो, ओके। सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, याद करोगे? m1 l-1 t-2। क्लियर हुआ? नोट कर लो फटाफट। हो गया? यहां तक क्लियर हुआ? तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, क्योंकि देखो अलग अलग सिचुएशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अलग अलग टाइप से फोर्सेस काम कर सकता है और उसके ऊपर अलग अलग टाइप से रिस्टोरिंग फोर्स भी काम कर सकता है किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस। तो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उस पे आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे। ठीक है, सो लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहला हम लोग जाएंगे एकदम फर्स्ट टाइप। सोचो कि मेरे पास सपोज एक सिलिंड्रिकल वायर है। ठीक है, वी हैव अ सिलिंड्रिकल वायर, लेट्स ड्रॉ इट। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास एक सिलिंड्रिकल वायर था। सपोज इसका जो लेंथ था दैट वाज कैपिटल एल, एंड अब मैंने क्या किया, इस वायर को दोनों एंड पे पुल किया विद द सेम फोर्स एफ। क्लियर हुआ? तो जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये वायर एक्सेलरेट करेगा? विल दिस वायर एक्सेलरेट? टोटल फोर्स कितना है इसके ऊपर? व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट? जीरो है, एफ माइनस एफ जीरो हो गया। तो ये जो वायर है इट विल नॉट एक्सेलरेट, बट इफ यू check any cross section of it, what will happen? Say the part of the wire which is below this cross section will try to pull the upper part, है ना, और जो ऊपर वाला पार्ट है it will try to pull the lower part। कितना फोर्स के साथ? सेम फोर्स के साथ, क्योंकि ओवरऑल तो मेरा ये वायर रेस्ट पे है, तो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन भी मेरा फोर्स एफ ही डेवलप करेगा। समझ में आया? तो मैंने दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगा के वायर को पुल किया, क्रॉस सेक्शन पे रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना डेवलप कर रहा है? एफ करके डेवलप कर रहा है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, दिस वायर
will now extend by a very small amount. इसका लेंथ पहले था L, अब मान लो कि इसका जो लेंथ है वो चेंज होके हो गया L प्लस डेल्टा L, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया. Now the length has become L plus delta L. तो यहाँ पे ओरिजिनल डायमेंशन कितना था बोलो? व्हाट वाज द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द वायर? ओरिजिनल लेंथ वाज L, चेंज इन लेंथ कितना हुआ? डेल्टा. तो अब अगर तुम चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का रेशियो निकालोगे, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. समझ में आया? The ratio of change in length to the original length is called longitudinal strain. And because of this, we saw there was a restoring force. कितना restoring force था? F था. It was equal to the force that I have applied actually. तो जब मैं वो F divided by area of cross section A करूंगा, okay, this A represents the area of cross section. That will give me longitudinal stress. समझ में आया? Right? So longitudinal stress is the restoring force per unit area of cross section acting in which direction? Normal to the cross sectional area या along the length जिसके पैरेलल हमने फोर्स लगाया है. यानी we can say longitudinal stress is a kind of normal stress. समझ में आया बात? जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स काम करते हैं तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है. परपेंडिकुलर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं. यहाँ पे उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल भी बोल रहे हैं क्योंकि इट इज एक्टिंग अलोंग द लेंथ. एंड जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल. उस फोर्स बाय पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे. क्लियर हुआ? सेकेंडली वी विल कम टू द नेक्स्ट केस. नेक्स्ट केस में मान लो यही मेरे पास सेम सिलेंडर था. टेंजेंशियल माने হচ্ছে the restoring force will act parallel to the area of cross section. এখনই বলছি সেটা মানে. तो सपोज दिस वाज अ सिलेंडर. मान लो इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो L है. अब हमने क्या किया? नीचे वाले फेस को फिक्स कर दिया, मान लो स्टिक कर दिया, किसी सरफेस के साथ चिपका दिया. एंड वी आर अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स F टू द टॉप फेस. क्योंकि नीचे वाला फेस चिपकाया हुआ है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पे भी एक ऑपोजिंग फोर्स F डेवलप करेगा. एंड अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू ऑपोजिंग फोर्सेस क्या होगा? ये जो मेरा सिलेंडर है थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा. जैसे मान लो वो जो टूथपेस्ट का जो पैकेट होता है उसको हम लोग उसको हम लोग अगर ऊपर से प्रेस करते तो क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है. तो लाइक दैट व्हाट विल हैपन? दैट दिस पर्टिकुलर सिलेंडर विल जस्ट गेट डिफॉर्म्ड. शेप चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा. वो सिलेंडर ही रहेगा पर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा. यस और नो? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. क्लियर? एफটা पैरेलल टू द सरफेस লাগাচ্ছি. মানে सपोज ये फोन ऐसे था, लोअर फेस को वी आर फिक्स, अपर फेस को वी आर पुशिंग लाइक दिस. समझ में आया? तो यहाँ पे जो मेरा ऊपर वाला फेस है देखो वो लोअर वाले फेस के रिस्पेक्ट में टर्न कर गया है. यस और नो? एंड इट हैज शिफ्टेड बाय अ स्मॉल अमाउंट से x. तो ये जो x बाई l होगा दिस इज इक्वल टू tan ऑफ द एंगल बाय विच द फेस हैज टर्न. है कि नहीं? ये जो सिलेंडर पहले वर्टिकल तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो द एंगल बाय विच इट हैज टर्न थीटा, इट विल बी x by l will be equal to tan of that angle. एंड क्योंकि सॉलिड्स में हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा टेढ़ा तो होगा नहीं. अगर एक सॉलिड को फोर्स लगाओगे तो क्या बहुत लार्ज एंगल से टिल्ट करेगा? नहीं करेगा, थोड़ा ही एंगल होगा, स्मॉल एंगल होगा. तो वी कैन राइट दिस विल आल्सो बी नियरली इक्वल टू थीटा इन रेडियन एंड दिस will be equal to what is called shearing strain. Is that clear? ये जो x by l आया मतलब रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस which is also nearly equal to angle by which it has turned, that is known as the shearing strain. Clear हुआ बात?
না না, এক্সটা হচ্ছে যেই ভ্যালু, যেই ডিস্টেন্স দিয়ে ওই উপরের ফেসটা মুভ করলো, শিফট করলো হালকা। समझ में आया? तो दैट इज योर द रेशियो ऑफ एक्स बाई एल, और tan थीटा और नियरली विच इज इक्वल टू थीटा इज द शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, अब देखो अगर मैंने अब इस फोर्स को हटा दिया तो क्या होगा, सिलेंडर वापस अपने शेप में चला जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन काम कर रहा है, पैरेलल टू द सर्कुलर फेस काम कर रहा है, राइट? और मैंने क्या बताया, व्हेन द रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, इट इज नोन एज, दैट स्ट्रेस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो यहां पे अगर मैंने F by A किया, हियर F by A will give us the tangential stress, right? Tangential stress is also called shearing stress. समझ में आया? यहां तक क्लियर? बोलो, कोई कंफ्यूजन यहां तक? আমার একটা ফেস ফিক্সড আছে, ঠিক আছে? সাপোজ गिव मी दैट बुक, एसएल अरोरा। अच्छा है, मोटा मोटा बुक होने से इजीली समझ में आएगा। तो ये देखो, ये बुक जो है काफी भारी भरकम बुक है, ठीक है? वेट लिफ्टिंग कर लेते, मसल बनेगा अच्छा। ठीक है, तो ये बुक को मैंने लोअर फिक्स को फिक्स कर दिया। अब ये जो ऊपर वाला फेस है, यहाँ पे मैं एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ, पैरेलल टू द फेस एक फोर्स लगा रहा हूँ। तो क्या हुआ, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ, ओनली द शेप इज चेंजिंग। ऊपर वाला फेस टिल्ट कर गया ना, जो पहले ऐसे था बिल्कुल, फ्रॉम योर साइड इट वाज लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल, এখন কি হচ্ছে, पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है ना देखने में, टिल्ट हो गया। तो दिस इज द सिचुएशन वी आर डिस्क्राइबिंग हियर। ओनली इन केस ऑफ क्यूबॉइड वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ अ सिलेंडर टू मेक इट सिंपल। क्यूबॉइड तो छोटा फेस है, डिफिकल्ट, इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट टू ड्रॉ, तो वी आर मेकिंग लुकिंग लाइक अ सिलेंडर टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। हो जाएगा लोग?